नमस्कार। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से एक ही जुमला सुनाई देने लगा है कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है। लेकिन इन दोनों इंजन को शंटिंग करने या यूँ कहिए कि दोनों सरकारों के बीच तालमेल बैठाने, दोनों सरकारों के बीच समन्वय बिठाने में एक केंद्रीय मंत्री जो कि राजस्थान से ही सांसद हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं। प्यार से राजस्थान में उनको गज्जू बना भी कहते हैं। शेखावत साहब, आपका कीनोट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत सारा अभिनंदन। शेखावत साहब, जब से राजस्थान में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो मेरे देखने में आया कि आपकी भूमिका बहुत ही एक्टिव रही। और चाहे वो परिवर्तन यात्रा थी, चाहे वो चुनाव प्रचार संबंधी यात्राएं थी, एक सुबह आप चूरू होते थे, अगले दिन जो है आप उदयपुर होते थे, एक सुबह आप अजमेर होते थे, अगले दिन आप बीकानेर होते थे। तो इतनी यात्राएं आपने करी और ख़ास तौर पे जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको हर तरह का सहयोग आपने मुहैया कराया। तो इस भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक ऐसा दायित्व होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी थी, उससे कहीं बढ़कर के जिम्मेदारी हम सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं की थी। और हमने कांग्रेस के कुराज को समाप्त कर राजस्थान की जनता को कुशासन से मुक्त कराने के लिए राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते जो अपनी जिम्मेदारी थी, उसके निर्वहन के लिए परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना हम सब का कर्तव्य था, धर्म था। और उस कर्तव्य के पालन के लिए निश्चित ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी स्तर के कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं ने न केवल चुनाव प्रचार के समय में, अपितु चुनाव के जो है पिछली बार सरकार से निकल जाने के बाद में 2018 से लेकर के निरंतर सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए परिश्रम किया और सुखद परिणाम प्राप्त हुआ। आपने कहा कि एक जुमला सुनाई देता है कि डबल इंजन की सरकार, ये जुमला नहीं है, हकीकत है। और हकीकत इस राजस्थान को बदलने के लिए, इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए। इन दिनों आपकी पूरे देश में चर्चा है, ख़ास तौर पे राजस्थान में जिस ढंग से ERCP अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उसको लेकर के बहुत ही आपकी प्रशंसा का भाव है पूरे देश में। जो मुद्दा बरसों से अटका हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और पिछले विधानसभा चुनाव में तो मुद्दा इतना गर्मा गया था कि गहलोत सरकार को ये कहना पड़ा कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस योजना को लागू नहीं करना चाहती है और राज्य खुद अपने संसाधनों से इस योजना को लागू करेगा। तो ये हालात बन गए थे। तो इस योजना को जो इतने समय से अटकी हुई थी, इतनी राजनीतिक विवाद की चीज़ थी, आपने 7 घंटे में कैसे सुलझा दिया इसको? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वसुंधरा जी की सरकार के समय में 2017 में उन्होंने कंसीव किया था। 2017 के अंत में, नवंबर 2017 में इसका DPR बनाने का टास्क जो है तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय के तहत काम करने वाले वेबकॉस को दिया गया था। 1 साल के डेलिब्रेशन के बाद उन्होंने DPR बनाई थी और राजस्थान सरकार के आग्रह पे 50% डिपेंडेबिलिटी पर बनाई थी। 2017 के अंत में जाते जाते वो वहाँ पहुँची थी भारत सरकार में। उस पर डेलिब्रेशन के बाद में, क्योंकि दो राज्यों के बीच पानी का विषय था, इसलिए मध्य प्रदेश के साथ DPR साझा की और उन्होंने तुरंत ही इस पर आपत्ति दर्ज करा दी थी। राजस्थान को उस आपत्ति से इत्तला देकर के वाकिफ भी कराया गया था। लेकिन तब सरकार चुनाव के मोड में चली गई, चुनाव हो गए। चुनाव के बाद में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और अशोक गहलोत साहब की सरकार ने उस परियोजना को, जो परियोजना 2 लाख से ज़्यादा नई हेक्टेयर सिंचाई की ज़मीन थी, 61,000 कहते हैं, 80,000 हेक्टेयर के स्टेबलाइजेशन के लिए योजना थी, जो 3-3.5 करोड़ लोगों के पेयजल की गारंटी देने वाली योजना थी, उसको वोट बैंक की राजनीति का गोटी बनाने का प्रयास किया। उस पर समाधान निकालने के बजाय उस पर राजनीति की, निरंतर राजनीतिक हथकंडे उसमें अपनाए गए। मुझे भी कई तरह के आभूषण विभूषणों से सुशोभित किया गया। प्रधानमंत्री जी के लिए भी कई बातें कही गई।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और मुझे व्यक्तिगत रूप से कटघरे में खड़े करने के प्रयास किए। बार बार बैठकें बुलाने के बावजूद भी हमारे द्वारा बैठक में उपस्थित मंत्री कभी हो नहीं पाए। जयपुर आने के बैठक में तय करके, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से समय तय करके जयपुर आने के बाद भी मीटिंग में नहीं आना, और उसके बाद में भी राजनीतिक जो है टिप्पणियां उसके ऊपर करना और अपनी भाषा में अमर्यादित तक हो जाना। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन था कि ठहरना नहीं है, नया समाधान खोजो, नया रास्ता खोजो। और तब हमने लगभग पिछले 1.5 साल तक इस पर मेहनत की। देश के सारे हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स को साथ बिठाया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हाइड्रोलॉजी को समझने वाले, इस क्षेत्र में दक्षता प्रवीणता रखने वाले लोगों को साथ बिठाया। घंटों डेलिब्रेशंस किए हमने साथ बैठ करके, मैंने साथ बैठ करके, तकनीकी विशेषज्ञों ने साथ बैठ करके इन सब विषयों पर चर्चा की। और तब एक मार्ग निकला कि जो पुराना पार्वती काली से चंबल लिंक था, जो अटल जी के सपने नदियों को जोड़ने के साथ में जुड़ा था, और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में उसे आइडेंटिफाई किया था, लेकिन दोनों राज्यों ने उसको ड्रॉप कर दिया था। उसको और प्रपोज डीआरसीपी दोनों को जोड़ करके एक नदी जोड़ने की नई जो है परियोजना का हमने कल्पना की, और दोनों ने सहमति भी प्रदान कर दी थी सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आदरणीय गहलोत साहब के लिए ये प्यासे कंठों को की प्यास बुझाने के बजाय वोट लेना प्राथमिकता थी, और ये पाप उन्होंने किया जिसकी सज़ा उनको मिली। लेकिन चुनाव के समय में भी, चुनाव के पहले भी मैंने कहा था, परिवर्तन यात्रा के समय में भी मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी जो अवश्यंभावी है, और उसके 1 महीने में दोनों राज्यों के बीच में इस समझौते को करके हम इस परियोजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि जिनके इंटरवेंशन के बिना ये संभव नहीं था, मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कि उन्होंने अपनी सरकार को तत्परता के साथ में इस पर नियोजित किया, और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का भजन लाल जी का भी, कि इन दोनों ने बैठ करके भारत सरकार के साथ समझौता किया, और उससे पुराने 13 ज़िले या आज की अवस्था में 21 ज़िले, उन 21 ज़िले के 3.5 करोड़ लोगों को पीने के पानी की सुरक्षा अगले 50 साल के लिए मिलेगी। आपके कार्यकाल में 3 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए, उत्तर प्रदेश का केन बेतवा, उसके बाद ये ईआरसीपी मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उसके बाद हरियाणा और राजस्थान का। तो अब अगला क्या लगता है आपको? अब क्या, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा सुनने में आया था कि शायद प्रधानमंत्री जी ने आपको पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जल संधि हुई थी पहले, उसमें भी कुछ सुधार करने और भारत को उसके हक का पानी दिलाने के लिए कोई प्रयास करने के लिए कहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल संधि हुई है, अगर मैं उस संधि के ऊपर टिप्पणी करूं, 60 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो समझौता किया था, मुझे आज तक उसके पीछे क्या रैशनल था वो नहीं समझ में है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, देश 2 टुकड़ों में बंटा। जो हिस्सा भारत से अलग होकर के गया वो लगभग भारत के टोटल लैंडमास का 18% था, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान थे। लेकिन जब जल समझौता आज़ादी के 15 साल बाद में किया गया, तब उसमें भारत के हिस्से में मात्र 18% पानी आया। भारत के हितों को गिरवी रखने की जो परंपरा कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है। निश्चित रूप से भारत के भूमि के लोगों के प्रति अन्याय उन्होंने अदूरदर्शितापूर्वक निर्णय से किया था। जो 3 नदियां भारत के हिस्से में आई, रावी, व्यास, सतलज का जो पानी भारत के हिस्से का पानी है, उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज का पानी जो है वो पिछले इतने वर्षों तक बह करके पाकिस्तान में जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्घोष पुलवामा के समय जो उन्होंने किया कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, हम भारत के हिस्से का एक बूंद भी पानी न जाने देंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और वो काम निश्चित रूप से पूरा होगा, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब प्रदेशों को देश के हित के पानी का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। एक और आपने देश का नाम रोशन किया है, नमामि गंगे जो रेस्टोरेशन परियोजना है, तो यूनेस्को ने उसको विश्व के पहले 10 प्रोजेक्ट्स में शामिल किया है। तो नमामि गंगे में ऐसा क्या काम हुआ? जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के 40% भूभाग,
क्योंकि जब मैं गंगा की बात करता हूँ या प्रधानमंत्री जी जब गंगा की चर्चा करते हैं तो गंगा का मतलब पूरा गंगा बेसिन, सारी सहायक नदियों सहित, और देश के लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आजीविका का आधार भी गंगा है। 1980 के दशक से इस संदर्भ में प्रयास भी हुए, लेकिन वो प्रयास न तो संपूर्णता लिए हुए थे और न निरंतरता लिए हुए थे। नीदर देवर होलिस्टिक नोर देवर इंटीग्रेटेड। तो उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। हज़ारों करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने के बावजूद भी कोई प्रभाव वो नहीं छोड़ पाए। देवर इम्पैक्टलेस। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए गए तब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे सेवा का अवसर देने के लिए बुलाया है, और उन्होंने मिशन मोड में हम गंगा के अविरलता और निर्मलता के लिए काम करेंगे इसको सुनिश्चित किया। उनके मार्गदर्शन में, उनके सतत सानिध्य में गंगा मिशन ने जिस तरह से काम किया, वो केवल गंगा नदी की मुख्य धारा पे पोल्यूशन अबेटमेंट नहीं था, वो एक काम था। नदी के पानी से जुड़े हुए सारे पक्ष, कैचमेंट के अफॉरेस्टेशन से लेकर के ग्लेशियर्स के स्टेबलाइजेशन से लेकर के वेटलैंड के कंजर्वेशन से लेकर के नदी की एक्वाटिक लाइफ जो है उसको रिस्टोर करने से लेकर के, उसके बंक्स एंड अबंडमेंट्स को ठीक करने से लेकर के, उसके किनारे पर निर्मल ग्राम बनाने से लेकर के, वहाँ जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स और व्यवस्थाएं खड़ी करने से लेकर के, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से लेकर के, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के ट्रीटमेंट प्लांट बनाने तक काम किया। और उसका परिणाम हुआ कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी में बहने वाली नदियों में से एक हमारी गंगा, वो आज गंगा माँ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे स्वच्छ 10 नदियों में से एक है। लोकसभा चुनावों की बात करें उससे पहले थोड़ा सा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप केंद्र में बैठते हैं, जो भी सारी बड़ी बैठकें होती हैं, कैबिनेट बैठकें होती हैं, उसमें भाग लेते हैं। जेफरीज ने कहा, जो इंटरनेशनल एक एडवाइजरी बॉडी है, उसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है और आने वाले 4 साल में ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो जो देश फ्रेजाइल 5 में होता था, वो देश आज इतनी तेज़ गति से कैसे उन्नति कर रहा है? ईमानदारी से सरकार चलाना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना और एक तय लक्ष्य के साथ में अपने आप को वित्त विशेषज्ञ मानने वाले या कहलाना पसंद करने वाले व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होने के बावजूद भी हम 11वें से 10वें स्थान पर पहुँचे। लेकिन इस 10 साल के कालखंड में आप फ्रेजाइल 5 से लेकर के टॉप 5 तक पहुँचे, और जैसा आपने कहा कि टॉप 3 तक जा रहे हैं। और केवल जेफरीज नहीं, दुनिया के सारे इकोनॉमी का विश्लेषण करने वाले संस्थान और व्यक्ति आज इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में स्वीकार करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और ये हो पाया माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास, साहसिक फैसलों और देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प से जुड़े हुए निर्णयों, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से जुड़े हुए निर्णयों, देश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग के पक्ष में फैसले करके उनको निर्यात ओरिएंटेड बनाने के माध्यम से, जैम ट्रीटी के माध्यम से देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को और मध्यम वर्गीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के माध्यम से, और पारदर्शिता पूर्वक निर्णय, कंसिस्टेंसी के साथ में इकोनॉमी ऑफ पॉलिसीज़ को जो है वो चलाने के चलते हुए कोविड के बाद में आई हुई चुनौती को एक अवसर के रूप में लेते के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज घोषित करके उस दिशा में तेज गति के साथ काम करने के चलते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत 5 ट्रिलियन और 5 के बाद 10 ट्रिलियन इस मार्ग पर चल पड़ा है। और 2030 तक 10 ट्रिलियन और प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे। दुनिया के बहुत सारे आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोग ये कहने लगे हैं कि वो समय आएगा तब तक भारत दुनिया की टॉप 3 से लेकर के टॉप फर्स्ट इकोनॉमी तक जाने के मार्ग पर चल पड़ा होगा। तो ये जो भारत का सिनेरियो है, इस सारे सिनेरियो में आपने जैसा कहा कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है
इस अर्थव्यवस्था को इस रूप में लाने के लिए। और इसके साथ ही ये राम मंदिर और ऐसे दूसरे इश्यूज़, चाहे वो कश्मीर के धारा 370 वाले हों या और दूसरे इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, उन सबको देख के जो अभी बातें चल रही हैं, आपको लगता है बीजेपी इस बार लोकसभा में 400 प्लस पे जाएगी? देखिए, 2014 का माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, देश की जनता ने उस समय के 10 साल की कालखंड में जो निराशा देश में जन्मी थी, उस निराशा को दूर करने के लिए आशा के केंद्र के रूप में, आशा की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प मानते हुए उस चुनाव का निर्णय किया था और 30 साल बाद ऐतिहासिक बहुमत, संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था। 5 साल के बाद 2009 का चुनाव जो है, वो जिस विश्वास के, जिस आशा के साथ में 2014 में मतदान किया था, उसके विश्वास में परिणत होने का चुनाव था। देश सुरक्षित हाथों में है, देश ईमानदार हाथों में है और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। लोगों का ये भरोसा और विश्वास था, इसलिए पहले से ज़्यादा मत, पहले से ज़्यादा प्रतिशत और पहले से ज़्यादा सीटें देकर के देश की जनता ने दूसरी बार हमें सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। अब तीसरी बार देश की जनता भरोसे पर मतदान करने वाली है। मोदी की और गारंटी यदि पर मुझे ये कहा जाए कि माननीय मोदी जी के 10 साल के इस कालखंड को आप एक वाक्य में पिरोएं, तो मैं कहूँगा कि देश की जनता के मन में जो निराशा के काले बादल थे, उनको छांट करके देश की जनता को एक नए आत्मविश्वास से लबरेज करके भारत को विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ाने का जो कालखंड, ये 10 साल का कालखंड है और देश की जनता अब निश्चित रूप से इसके प्रतिसाद के रूप में एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ में मोदी जी को और अधिक प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने का आशीर्वाद देने वाला है। आपका इतना जो एनर्जी लेवल है, मुझे आपके आसपास के लोग बताते हैं, आप सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे जब भी सोते हैं, फिर वही सुबह 5-6 बजे उठ करके और सारा तैयार हो जाते हैं। तो इतना एनर्जी लेवल आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये शरीर जो है, ये भगवान ने ऐसी मशीन बनाई कि इसको जिस तरह से आप रखो उसी तरह से वो रहने लग जाते हैं। पिछले लगभग 30 साल से भी ज़्यादा के सामाजिक जीवन में और इस सोच के साथ में काम करते हुए कि आज का दिन जीवन का आखिरी दिन अगर है, इसलिए मुझे क्या काम करने हैं, उसको काम करते हुए जब व्यक्ति काम करता है, तब निश्चित रूप से वो ऊर्जा भी देता है भगवान और वो काम करने की क्षमता भी देता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ जब देखता हूँ, अपने लीडर की तरफ जब देखता हूँ कि जब हमारा नेता दिन में 18 से 20 घंटे काम करता है, तो निश्चित रूप से हमको भी उतना तो लगभग करना ही चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और ये कर्तव्य का बोध अपने आप आपको ऊर्जा देता है। तो आज हमारे साथ थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और मैं समझता हूँ आज के इस कीनोट के माध्यम से ख़ास तौर पर राजस्थान की जनता को इस बारे में जानकारी मिली होगी कि ERCP से उनको क्या लाभ होने वाला है, यमुना का पानी हरियाणा के साथ समझौता होकर के किस तरह से राजस्थान को लाभ पहुंचाने वाला है, और आने वाले समय में जब लोग ये कहा करते थे कि जल ही एक ऐसा कारण होगा जो विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, और अटल जी ने कहा था कि पानी में भी आग लग सकती है, तो राजस्थान में पानी में अब आग लगने की कोई संभावना नहीं है। इतना अच्छा आने वाला भविष्य है, ख़ास तौर पे पानी के क्षेत्र में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।